Dear student friend follower, today we people will learn the Renaissance element in Jew of Malta by Christopher Marlowe. We'll study in Dr. Faustus' book, we'll study contribution of Dr. Faustus in development of drama, tragedy drama. So if we talk about the liturgical drama, before that, when when Christopher Marlowe he was writing, so there were liturgical drama like that. Liturgical drama, they were later to religious drama. So how was these? They were in three in number. They were morality plays. So in liturgical drama there were morality plays. क्या लिखे जाते थे? मोरालिटी प्ले की, मोरालिटी कोई शो की जाती और लोगों को। मिडिवल एज की क्या थी? मिडिवल एज में अक्सर आपको बताता हूँ कि मिडिवल एज जो थी वो टोटली रिलीजियस एज थी, और रेनेसेंस एज जो है वो डिस्कवरी की एज है, वो डेवलपमेंट की एज है, वो प्रोग्रेस की एज है, वो ह्यूमनिज्म की एज है, वो सेंटर ऑफ अटेंशन उसमें ह्यूमन है, उसकी प्रोग्रेस, उसकी वैल्यू, उसको अटेंशन दी जाती थी। दे लेफ्ट द चर्च एंड गिविंग वैल्यू टू ह्यूमन वैल्यूज़, और उन्होंने वैल्यू का किसको दी? ह्यूमन वैल्यू को। ये 14वीं सेंचुरी में ये जो रेनेसेंस मूवमेंट है, ये 14वीं सेंचुरी में इटली में चली, इटली से ये फ्रांस में आई, फ्रांस से इंग्लैंड में आई, और इंग्लैंड से पूरी दुनिया में पूरी यूरोप में फैल गई। तो ये मेडिवल एज जो थी, मेडिवल एज में अक्सर कहता हूँ ये एक रिलीजन की एज थी और चर्च की एज थी। क्या थी? चर्च के जो भी आपने लिखना है, अगर कोई प्ले लिख रहा है तो वो भी किसके अंडर होते हैं? वो चर्च के अंदर, चर्च एज भी इसको कहा जाता है। इस एज के अंदर जो वर्क हो रहा था वो मोरालिटी प्ले पे और मिस्टीरियस प्ले, ठीक है, मिस्टीरियस प्लेस लिखे जाते थे पुरस्कार किस्म के। एक इसमें मिस्टीरियस प्लेस लिखे जाते, और इसमें और क्या लिखे जाते? मोरालिटी प्लेस और मिस्टीरियस प्लेस, और इसके अलावा क्या लिखे जाते? रिलीजियस प्ले। रिलीजियस यानी ये सारे ओवरऑल रिलीजियस ही थे। और मैरिकल प्लेस, मौजों वगैरह से रिलेटेड जो है, यानी पहले क्या थे? ये मोरालिटी प्ले लिखे जाते, मिस्टीरियस प्ले लिखे जाते और मैरिकल प्ले लिखे जाते। अब ये जो ड्रामा हमारा डॉक्टर फास्टस है, ये भी एक किस्म का, इसको मोरालिटी प्ले कहा जाता है। इसमें एक जो है सेंटर ऑफ अटेंशन जो है, इसमें प्रोटैगनिस्ट होता है। ये बातें जो हैं, ये बड़े पॉइंट आपके लिए फ़ायदामंद हैं, इनको नोट कर लिया करें साथ। यानी इसमें प्रोटैगनिस्ट क्या होता है? हीरो। एक हीरो होता है, और हीरो के गिर्द जो है सारे मामलात जो हैं वो घूम रहे हैं। क्या घूम रहा है हीरो के गिर्द? गुड एंजल। अब गुड एंजल जो है वो क्या है? उसका अपना कॉन्शियस ही है, जो उसको कभी कहता है कि तुम ऐसा करो, कभी कहता है, हर इंसान के अंदर एक कॉन्शियस होता है ना, वो उसे प्रिक करता रहता है, वो जब बुराई करता है तो उसके सामने आता है। तो गुड एंजल जो ईवल एंजल है वो उसकी अपनी ही रिफ्लेक्शन है, उसकी अपनी थॉट की रिफ्लेक्शन है। ईवल एंजल वो भी उसके गिर्द ही घूमते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे एक अकेला ही यहाँ पे डॉक्टर फास्टस है जो उसका प्रोटैगनिस्ट है, और उसके गिर्द सारा कुछ घूमता है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? ये एक मोरालिटी प्ले भी हम इसको लिख सकते हैं। ऐसी असाइनमेंट आ सकती है आपको कि डिस्कस डॉक्टर फास्टस एज अ मोरालिटी प्ले। तो आपने बताना है कि डॉक्टर फास्टस एक मोरालिटी प्ले है। इस प्ले के अंदर एक प्रोटैगनिस्ट होता है, उस प्रोटैगनिस्ट के अंदर सारे जो वो सेंटर ऑफ अटेंशन होता है, और सारे मामला जो हैं उसके गिर्द ही घूमते हैं। अगर शुरू से लेके आखिर तक देखा जाए तो वही सफ़र कर रहा है, उसके गिर्द मेफिस्टोफेली भी उसके गिर्द घूम रहा है, लूसीफर भी उसके गिर्द है, ठीक है, ईवल एंजल भी उसके पास आ रहे हैं, मेफिस्टोफेली भी उसके पास आ रहा है। तो ये सारे मामला जो हैं एक ही बंदे के साथ हो रहे हैं। उसका नाम क्या है? डॉक्टर फास्टस। तो हमेशा मोरालिटी प्ले क्या है? वो इस तरह की बातों से आपको एक मोरालिटी देना चाहता है कि भाई ये काम नहीं करना, आप इससे सफ़र करोगे। आप देखें, इंसान हर दुनिया में ऐसे लगता है जैसे हर इंसान जो है वो एक डॉक्टर फास्टस है। हमें इस दुनिया में हम किस लिए आए हैं? आप खुद गौर कर लें, आपको खुद ही डॉक्टर फास्टस लगेंगे। हम इस दुनिया में आए हैं, अल्लाह ताला ने हमें किस लिए पैदा किया? गॉड हैज़ सेड इन होली कुरान, आई हैव क्रिएटेड जिन्स एंड मैन फॉर माई अडोरेशन, फॉर माई वर्शिप। But what we are doing over here, we are doing all the day making hankering after money and talking about money, getting money, and talking center of attention is money.
रादर देन गॉड। गॉड के अलावा हमारी सेंटर ऑफ अटेंशन मनी, दौलत बनी है, और हम जिस काम के लिए आए थे हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो 60 या 70 ईयर है, और 80 और 90 और अगर आप 100 ईयर के भी हो जाए तो वो ज़िंदगी नहीं होती, वो बंदा वैसे मर मर के गुजारता है। तो 60 ईयर के लिए हम इतना घाटे का सौदा करते हैं कि हम जो है गॉड को सेट असाइड कर देते हैं और वर्ल्ड अफेयर के पीछे पड़े हुए। तो ये एक मोरालिटी प्ले है डॉक्टर फास्टस। उसके अंदर एक प्रोटैगनिस्ट है, एक हीरो है, उसके गिर्द सारी जो करेक्टर हैं वो घूमते हैं, इवन लूसीफर, मेफिस्टोफेली, गुड एंजल, बैड एंजल्स, सो ऑल आर मूविंग अराउंड डॉक्टर फास्टस। एक तो हम ये भी देखेंगे, असाइनमेंट अगर हो तो इसे पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी इसकी। लिटर्जिकल प्ले का मतलब होता है रिलीजियस प्ले, और उसकी मज़ीद कैटेगरीज हैं, मैंने बता दिया, मिस्टीरियस प्ले, मोरालिटी प्ले और मैरिकल प्ले। ये फिर लिख लें, यानी लिटर्जिकल प्ले ऐसे लिखा होगा, लिटर्जिकल, ठीक है, लिटर्जिकल प्ले। और इसकी आगे करैक्टरिस्टिक मैंने आपको लिख दी हैं कि करैक्टरिस्टिक क्या है। एक इसकी करैक्टरिस्टिक है मोरालिटी प्ले, दूसरा मिस्टीरियस प्ले, तीसरा मैरिकल प्ले। मोरालिटी, मिस्टीरियस और मैरिकल, ये इस तरह। आज का जो हमारा टास्क है डियर स्टूडेंट, हम कोशिश करेंगे, एक तो इडिपस रेक्स का जो सीन 3 है वो कल हम कंप्लीट नहीं कर सके, तो कोशिश करेंगे कि इडिपस रेक्स जो है 3 जो है आज 3 जो उसका सीन है वो पूरा, उस एक उसकी जो ओड है वो भी उसके साथ है, तो उसकी और उसका एक जो ओड है वो भी कंप्लीट करें, और सीन 3 जो है कंप्लीट करें, और कल इंशाल्लाह 4th जो उसका सीन कंप्लीट कर दूंगा। मार्लोव कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा। मार्लोव की क्या कंट्रीब्यूशन है ड्रामा में? आपको पता है कि ब्लैंक वर्स, ये मैंने कल एक छोटी सी वीडियो बना के भेजी थी, आपने सुन ली होगी, आप लोगों के लिए बनाई थी, उसमें मैंने ब्लैंक वर्स बताया था। ब्लैंक वर्स का कंसेप्ट उसने दिया था। उसने क्या दिया? उसने एक न्यू स्टाइल दिया ट्रेजेडी को, न्यू स्टाइल ऑफ ट्रेजेडी। अब उससे पहले तो क्या था कि रॉयल होना चाहिए, हीरो आम बंदे की ट्रेजेडी नहीं होती, लेकिन उसने आम की भी दिखाई, न्यू स्टाइल ऑफ ट्रेजेडी आपको दिया, ठीक है, और पोएटिक अंदाज में लिखा, पोएटिक अंदाज में, पोएटिक स्टाइल में प्ले को लिख के दिखाया, पोएटिक स्टाइल अपनाया। तो एक फिर वो यूनिवर्सिटी विट भी था, यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ था, और शेक्सपियर के लिए इसने क्या किया? शेक्सपियर एंड अदर एलिजाबेथन, अदर राइटर लर्न फ्रॉम, राइटर लर्न फ्रॉम हिम। इसके प्ले के अंदर एक लिमिटेशन थी कि इसका प्ले जैसे शेक्सपियर डिफरेंट सेटिंग दे देता है कि वो कहीं भी खुद या नहीं होता। शेक्सपियर के प्ले के अंदर एक करेक्टरिस्टिक होती कि वो कभी सेटिंग दे रहा है वो इटली की, कभी वो सेटिंग दे रहा है कभी वो फ्रांस की, कभी इंग्लैंड की, कभी किस एरिए की, लेकिन ये उस तरह की सेटिंग नहीं दे पाता था। एक तो सेटिंग का इशू था, एक मतलब एक ही करेक्टर होता प्रोटैगनिस्ट, तो ऐसे लगता कि सारा कुछ उसी के गिर्द घूम रहा है, वही सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाता। लेकिन शेक्सपियर के आप प्ले देखें तो उसमें बहुत सारे लोग जो है वो शामिल करता है, करेक्टर ज़्यादा होते हैं उसके, और वो बड़ा एक डिवर्सिफाइड और एक डिफरेंट किस्म का ऐसे वर्क लगता है इससे, तो वो ज़्यादा वसी लगता है। तो कोई भी प्ले उसका देख लें तो वो इससे थोड़ा सा इसकी लिमिटेशन थी इसके अंदर। मार्लोव ने क्या किया? कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा, इसमें मैंने बताया कि ब्लैंक वर्स आपको दिया, न्यू स्टाइल दिया, पोएटिक स्टाइल उसने आपको दे दिया,
ये हम देखेंगे, इसके मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। ज्यू ऑफ माल्टा एज अ रेनेसेंस प्ले। अच्छा, इसके जो इसके प्रोटैगनिस्ट होते हैं, इसके प्रोटैगनिस्ट क्या होते हैं? एक उनके अंदर इनऑर्डिनेट एम्बिशन होता है। इनऑर्डिनेट एम्बिशन का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं। इनऑर्डिनेट एम्बिशन, ठीक है, बड़े एम्बिशियस किस्म के लोग होते हैं। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, कल हमने ज्यू ऑफ माल्टा पढ़ा तो मैंने आपको क्या बताया, इसका जो टैम्बरलेन जो इसका हीरो है वो भी एक आम शख्स है, वो एक शेफर्ड था। जो इसका एक टैम्बरलेन है, इसका वर्क है, उस टैम्बरलेन के अंदर जो इसका प्रोटैगनिस्ट है, हीरो, वो क्या शेफर्ड है। शेफर्ड का मतलब समझते हैं आप में से कोई बताए शेफर्ड क्या होता है? यानी शेफर्ड, देखें, शेफर्ड को भी उसने एक प्रोटैगनिस्ट हीरो दिखा दिया। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या अरिस्टोटल ने कहा था कि रॉयल होना चाहिए, लेकिन उसने टैम्बरलेन में जो हीरो आपको दिखाया वो क्या है? वो शेफर्ड है। और वो कोशिश करता है, और वो जितने भी बुरे हालात होते हैं उसमें, ये खुद भी एक शू मेकर का बेटा था, तो इसने इतनी एफर्ट की और कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो इसी तरह वो इसके हीरो जो हैं वो बड़ी एफर्ट करते हैं। दूसरा, टैम्बरलेन के अंदर जो हीरो है वो एक गडरिया था या शेफर्ड था, बकरियां चराने वाला। अब ज़रा आ जाएं डॉक्टर फास्टस जो है, यानी डॉक्टर फास्टस के अंदर अगर आप देख लें, जो डॉक्टर फास्टस इसका प्रोटैगनिस्ट है वो क्या है? वो एक स्कॉलर है ना। डॉक्टर फास्टस को अगर आप देख लें तो वो क्या है? एक स्कॉलर था, नॉट रॉयल पर्सन, कोई रिच तो नहीं था, किंग तो नहीं था। अब आ जाएं, इसका एक और वर्क है ज्यू ऑफ माल्टा। अब ज्यू ऑफ माल्टा के अंदर जो प्रोटैगनिस्ट है इसका, जो अभी हम डिस्कस करेंगे, ज्यू ऑफ माल्टा के अंदर इसका जो प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम क्या है? बैराबेस। बैराबेस। अब बैराबेस जो है, जो ज्यू है, कि यहूदी है, और ये बहुत एक मनी लेंडर और ये बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन है, तजारत करता है, और बहुत सारे सी जो है वहाँ पे जजीरा है, बड़ा अच्छा माल्टा एक जजीरा, उसको बहुत सारे कंट्रीज़ लगते हैं, और वो उसके ज़रिए तजारत करता है और माला माल है। और उसने किसको फॉलो किया है? जो उसका स्टार्ट होता है, जो उसका कोरस है, वो हमें बताता है। कोरस में भी उसने जो उसको स्टार्ट किया है, तो कोरस ही उसका मैकेवली है। मैकेवली जो है, उसकी रूह जो है वही उसका कोरस है। MACHIAVELLI। मैकिवली। मैकिवली जो है वो एक इटालियन, इटली का एक राइटर था, पॉलिटिशियन था, और ये बड़ा कनिंग किस्म का पॉलिटिशियन था। लोग इसको फॉलो करते हैं। अगर आप अमीर होना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, तो इसको फॉलो करें। आज भी ये बड़ा कनिंग इंसान था और इसे कनिंग के नाम से जाना जाता है। बड़ा चलाक लूमड़ था। तो इसने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। इसने एक बुक लिखी है द प्रिंस, जो आज भी पढ़ी जाती है। ये 15वीं सेंचुरी का है। अब मार्लो जो है वो इससे बड़ा मुतासर था मैकियावेली से। इसके हीरो जितने भी है वो मैकियावेलियन फ़िलासफ़ी से मुतासर थे। अब मैकियावेली ने जो बुक लिखी है प्रिंस, उसके अंदर बताया कि हुकूमत हाउ टू रूल, कि आपको अपनी राया के ऊपर रूल कैसे करना है, ठीक है, हाउ टू गवर्न, हाउ टू फुलफिल योर डिज़ायर, अपनी ख्वाहिशात को कैसे पूरा करना है। तो अब बराबर आप देखें, जैसे भी यानी गुड या बैड या हुक और क्रूक, आपने अपने हाउ टू फुलफिल योर पर्सनल डिज़ायर्स, हाउ टू गवर्न ऑन लैंड। इफ़ यू वांट टू गवर्न वेल, यू नीड टू अटैक ऑन नियर बाई कंट्रीज आफ्टर 2 or 3 years। आपको 2 या 3 साल के बाद जो नियर बाई कंट्री है इनके ऊपर हमला कर देना चाहिए। आपका रोब जमा रहे, आपकी जो फौज है वो भी टेस्ट हो जाए, आपकी जो आपके पास असले है वो भी टेस्ट हो जाए, और दूसरा कोई जुर्त भी ना करे हमला करने की, और आपका रोब जमा रहे। ठीक है, ये भी उसने अपनी बुक में लिखा है। और उसने बहुत सारी मैकियावेलियन फ़िलासफ़ी जो है, कनिंग फ़िलासफ़ी बताई है, जिसके ज़रिए एक पॉलिटिशियन जो है वो हुकूमत कर सकता है। आज भी बड़े जो पॉलिटिकल स्टूडेंट होते हैं या पॉलिटिक्स को पढ़ते हैं, उसके अंदर मैकियावेली जो है, इसकी बुक जो है वो उसकी फ़िलासफ़ी पढ़ाई जाती है। क्यों?
कि ताकि आपको पता चले आप कैसे आपने एक अच्छे पॉलिटिशियन बनना है, कैसे बेनिफिट हासिल करने हैं। तो जू ऑफ माल्टा के अंदर एक तो रेनेसेंस स्पिरिट है, एक क्या है, एक मैकेवलियन फिलासफी जो है उससे वो मुतासर है। सो लेट्स सी। एक मॉडल है स्टैंजा का, चूँकि स्टैंजा भी आपने करना है तो वो भी मैं आपको साथ साथ करवाता जाता हूँ। ये एक छोटा सा मॉडल है। ऑल द थिंग दैट मूव बिटवीन द क्वाइट पोल्स, ऑल द थिंग्स दैट मूव बिटवीन द क्वाइट पोल्स, ये पहला जो उसका एक्ट है वहाँ से लिया गया, एक्ट 1 से। क्या है? ऑल द थिंग दैट मूव्स बिटवीन द क्वाइट पोल्स, द क्वाइट पोल्स शैल बी एट माई कमांड। जब वो अपने ड्राइंग रूम में बैठा होता है तो पहले क्या सोचता है कि वो उसने डिविनिटी पढ़ा, ठीक है, उसने फिलॉसफी पढ़ा, उसने साइकोलॉजी पढ़ा, साइंस पढ़ी। तो डॉक्टर फास्टस तुम क्या रहे, तुम फिर भी क्या बन गए? बताओ क्या बन गए डॉक्टर फास्टस? डॉक्टर फास्टर, येट यू आर अ मैन, येट यू आर अ मैन, यू आर नॉट माइटी गॉड। फास्टस दो बी लाइक अ जॉब ऑन द स्काई, तुम्हें तो गॉड की तरह ऊपर स्काई के बैठ, जैसे वो आसमान के ऊपर बैठा हुक्म देता है और सारा कुछ उसकी कमांड में है, कभी बारिश बरसाता है, कभी सारे फरिश्तों को कंट्रोल करता है, आसमानों को कंट्रोल करता है। कहता है तुम्हें तो गॉड के इक्वल होना चाहिए, तुम ये इस इल्म का फ़ायदा क्या? कहता है ब्लैक मैजिक जो है वो एक हेवनली बुक, नेक्रोमेंसी जो है वो एक ही कहता है कि नॉलेज ठीक है। तो वो सारी किताबों को, सारे नॉलेज को रिजेक्ट करके किसको सिलेक्ट करता है? He selects that after studying so many books, till Dr. Faster, you are a man. You are not like a Job. You are not like an angel. You are not governing on the sky. Look at the Job who is governing on sky. वो अपनी मर्जी से बारिश बरसाता है, God, and you be like a God. A good sound magician is a mighty God. एक अच्छा magician जो है वो तो mighty God होता है। वो कहता है नेक्रोमेंसी जो है, ब्लैक मैजिक, वो मेरे लिए बेस्ट है, वो इल्म हासिल करूँगा। वो फिर कैसे वेल्ड्स और दूसरा जो उसका दोस्त जो कॉर्डिनस है उनको बुलाता है, और वो दोनों दोस्त आके उसे और फोर्स करते हैं कि तुम्हें तो ये हासिल करना चाहिए नॉलेज, क्योंकि वो खुद प्रैक्टिस करते थे इसकी। अब ये बात किस एज की हो रही है? ये रेनेसेंस एज की हो रही है। अब जो रेनेसेंस एज थी, रेनेसेंस एज में क्या थी? रेनेसेंस एज के अंदर क्या लोग किसके पीछे थे? लस्ट फॉर नॉलेज, और किसके पीछे थे? लस्ट फॉर पावर, लस्ट फॉर स्टेटस, लस्ट फॉर नहीं सेल्फ। अब ये चीज़ें इनके पीछे से लोग जो थे वो एक तो नॉलेज के बहुत ज़्यादा शौकीन थे कि वो हर तरह का नॉलेज जो है वो हासिल कर लें। वो कहते हैं ना ऑल द थिंग दैट मूव बिटवीन द क्वाइड, एक तो वो कंट्रोल हासिल करना, एक नॉलेज हासिल ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे उसने बहुत सारे इल्म का मुताला किया हुआ है। लस्ट फॉर पावर, और पावर गेन करना चाहता है। अब डॉक्टर फास्टस को क्या मसला है? डॉक्टर फास्टस क्या क्या चाहता है? डॉक्टर फास्टस एक तो पावर चाहता है। क्या चाहता है? पावर चाहता है, ठीक है, नॉलेज भी चाहता है, ये दोनों मसले। अब अगर देखा जाए, और लस्ट फॉर मनी, लस्ट फॉर वेल्थ, ये भी उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसा कमाना चाहते थे। वर्ल्डली वैल्यू, जैसे हमने बेकन को पढ़ा, बेकन को किसने मुझसे पढ़ा? वर्ल्डली पावर भी हासिल करना चाहते थे, और वर्ल्डली डिज़ायर जो है, ये सारी रेनेसेंस एज की क्या स्पिरिट्स थी। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो बैराबैस है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। बैराबैस क्या चाहता है?
वो हर कोई मरता है तो मरे, उसका पैसा बच जाए, उसकी दौलत बच जाए, वेल्थ बच जाए, ठीक है, उसका नाम बच जाए और उसकी वर्ल्डली डिज़ायर पूरी होती रहे, उसके लिए वो टूल इस्तेमाल करता है। कितने लोगों की उसने जान ली, उसने लोडोविक की जान ली, मीथियस की जान ली, उसने टू फ्रायर्स की जान ली, उसने अपनी बेटी की जान ली, उसने इथामोर की जान ली, उसने बेला मीरा की जान ली और बहुत सारे लोगों की। इवन वो प्लान कर रहा था कि सारे सोल्जर को मैं एक्सप्लोड कर दूंगा और जो वहाँ पे कैलीमेथ जो है उसको मैं नीचे जो है, उसने एक आग जलाई और उसमें एक स्पेशल किस्म का बहुत बड़े जिसके अंदर ऑयल जो है वो तप रहा था, वो एक बहुत बड़ा कड़ाया टाइप जो है वो नीचे रखा और ऊपर से उसने देखें कैसी प्लानिंग की है, वो खींचेगा और वो सारे ये ज्यूस जो है देखिए यहाँ से पता चलता है कि ये बहुत जालिम किस्म की कौम। all the things that moves between the quiet poles, सारी चीज़ें जो इस क्वाइट पोल के गिर्द घूमती हैं, शल बी एट माई कमांड, मैं उनका हुक्मरान बन जाऊंगा। जब ये ब्लैक मैजिक हासिल कर लूंगा तो मैं इनका क्या बन जाऊंगा, इनका मालिक बन जाऊंगा। जैसे गॉड जो है वो हुकूमत करता है, कहता मैं भी ऐसे करूंगा। एम्परर्स एंड किंग्स, कहता है बादशाह और सारे जितने भी किंग हैं वो क्या करेंगे, आर बट ओबेड इन द सेवरल प्रोविंसेस। आर बट ओबेड कहता है वो तो सिर्फ एक खास स्पेसिफिक प्रोविंस और स्पेसिफिक कंट्री में ही उनको करते हैं ना, कि आप अगर देखें वो अमेरिका का किंग है तो वो अमेरिका में उसकी हुकूमत है, स्पेन का तो स्पेन का, पाकिस्तान का तो पाकिस्तान में, इंडिया का तो इंडिया में, ठीक है, कोई पलस्टाइन का तो पलस्टाइन में, और कोई और अरबिक का सऊदी अरेबिया का। तो कहता है हर जो किंग है वो एक स्पेसिफिक लैंड में उसकी हुकूमत होती है, लेकिन जो मैं तो पूरी दुनिया में, कहता सारी दुनिया मेरे अंडर आ जाएगी। कहता है बट ओपेड इन देयर सेवरल प्रोविंस, वो अपने खास इलाके में कहता है उनकी हुकूमत होती है। नार कैन दे रेज द विंड, उसके अंदर ये अख्तियार नहीं होता कि अपनी मर्जी से वो हवा चला दें। एंड रेंट द क्लाउड्स, ये बारिश कहता है या बादल ले आए। तो कहता है कि मैं इस तरह का इल्म हासिल करूंगा, इस तरह की पावर हासिल करूंगा, पूरी दुनिया की ताकत जो यहाँ पे जो मूवमेंट पे है, जो चल रही है, वो सारी दुनिया मेरे अंडर आ जाएगी और मैं अपनी मर्जी से बारिश चलाऊंगा, मैं अपनी मर्जी से विंड चलाऊंगा, हवा चलाऊंगा, बारिश बरसाऊंगा, बादल ले आऊँगा। बादशाह जो हैं वो अपने अपनी कंट्री में ओबेड होते हैं, बट आई विल बी ओबेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। आई होप यू गॉट दिस स्टैंजा। तो इसका रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट आप लिखेंगे, दीज लाइन्स आर पार्ट ऑफ द मास्टरपीस, द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द डॉक्टर फास्टस, या आप सिंपली डॉक्टर फास्टस भी लिख सकते हैं। यहाँ डॉक्टर फास्टस से ली गई है, ठीक है। डॉक्टर फास्टस के स्पेलिंग है FAUSTUS। इसको आपने क्या लिखना है, चूंकि एक प्ले का नाम है तो इसको डबल कोट के अंदर लिखेंगे। ये रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आपको बता रहा हूँ। ओरिजिनेटेड, या आप यहाँ पे लिखेंगे रिटन बाई, किसने लिखा है, रिटन बाई क्रिस्टोफर मार्लो। इसमें आपने डबल कॉमा नहीं लगाना, आप जस्ट ऐसे लिख देना है। यहाँ तक समझ आ गई। ये है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए। आगे कॉन्टेक्स्ट आप लिखेंगे, क्रिस्टोफर मार्लो अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ द रेनेसेंस। रेनेसेंस का मतलब क्या होता है, रीबर्थ ऑफ नॉलेज। ये एक फ्रेंच वर्ड है और इसका मतलब क्या है, रीबर्थ ऑफ नॉलेज, रिवाइवल ऑफ नॉलेज, रीओरिएंटेशन ऑफ नॉलेज, रीइंटरप्रिटेशन ऑफ नॉलेज, इसको कहते हैं रेनेसेंस। ब्लू प्रिंटेड ड्रामा विच हैज़ ऑल द एलिमेंट ऑफ द न्यू एज। अब इसके अंदर क्या है, पहले पुराना ड्रामा क्या होता था, वहाँ पे एक रॉयल किंग होता था और वही वो क्या प्रोटैगनिस्ट होता है। अब इसने क्या एक नया स्टाइल से लिखा है, एलिमेंट ऑफ द न्यू एज इन हिज ट्रेजिक वेन्स he presents the passion so naturally and misfortunes so probably as he stabs the souls of the readers with such a true sense of feelings that makes their eyes wide and red. He named his protagonist as a Dr. Faustus, German scholar है, conjurers है। conjurer का मतलब क्या होता है, magician है। ये एक magician का काम कर रहा है, एक मजिशियन है। और डॉक्टर फास्टस एनालाइजेज द वर्थलेसनेस ऑफ द सब्जेक्ट एंड अडॉप्ट्स द ब्लैक मैजिक। सारे नॉलेज जितने उसने हासिल कर रखे हैं, अलूम कहता है सारे बेकार हैं। नेक्रोमेंसी और नेक्रोमेंटिक जितनी भी बुक हैं, दीज आर द हेवनली बुक्स, दीज आर गुड बुक्स बिकॉज दे आर गोइंग टू मेक हिम इक्वल टू द गॉड एंड ही कैन गवर्न ऑन द लैंड एंड द किंग्स एंड द क्वींस, दे आर obeyed and respected in specific provinces, but I will be respected and honored and govern all over the world. वो कहता है मैं पूरी दुनिया में हुकूमत करूँगा।
फिर कहता है व्हेन ओल्ड ब्लैक मैजिक हैज़ हिम इन इट्स स्पेल एंड ही विशेस टू अटेन द गॉड लाइक पावर, और फिर वो गॉड लाइक पावर, ये कंटेक्स्ट में लिख रहा हूँ ये सारा, ठीक है। ईवल एंजल्स गेट ट्रियम्फ, ट्रियम्फ का मतलब होता है सबकत ले जाना, फतह कर लेना ओवर गुड एंजल्स। और ईवल एंजल कौन जीत जाता है? गुड एंजल्स जो हैं वो कोशिश करते हैं उसे समझाने की, लेकिन ईवल एंजल हमेशा शैतान जो है वो जीत जाता है। आपको पता है ये दुनिया की लाइफ में तो शैतान ही जीतता है। क्या करता है वो? शैतान बहका लेता है इंसान को। फास्टस गॉड द सर्विसेज ऑफ द मेफिस्टोफिलीज ऑन द प्राइस ऑफ हिज सोल, और उससे वो पैक्ट करवा लेता है। बट लुक डिससेटिस्फाइड, क्योंकि इंसान जो है वो बड़ा एक रेस्टलेस स्पिरिट है। गॉड ऑलमाइटी भी कहता है होली कुरान में कि हमने इसको रेस्टलेस पैदा किया है, और इसको सुकून कैसे मिलता है? व्हेन ही ओबेज मी, जब ये मुझे ओबे करता है, मेरा जिक्र करता है, तो फिर उसे सुकून मिलता है। वैसे इंसान क्या रेस्टलेस है, तो फिर भी रेस्टलेस ही रहता है। एक्सप्लेनेशन ये दी गई है आपके सामने। दीज एक्सप्लिसिट फिलोसॉफिकल, एक्सप्लिसिट का मतलब कोई बंदा मुझे बताए। आप पढ़ती रहती हैं, कोई बंदा बता दे इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है और एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है? आप में से जो बंदा बता दे मुझे, जो स्टूडेंट बता देगा, मैं समझूंगा कि वो स्टूडेंट बड़ा इंटेलिजेंट है। एक इम्प्लिसिट वर्ड लिखा है मैंने, एक्सप्लिसिट। फिलोसॉफिकल मिस्टिक्स एंड मैजेस्टिक लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द मार्लोव्स रीगल्स प्ले डॉक्टर फास्टस एंड एक्ट 1, ये एक्ट 1 से मैंने अभी बताया कि लिया गया है। वाइल सिटिंग इन हिज स्टडी, अपनी स्टडी रूम के अंदर वो बैठा है, ड्राइंग रूम के अंदर, और वो क्या कर रहा है? सोच रहा है। स्कॉलर फास्टस रीड other scholars of the times and gain more knowledge and power. He reject all the and selects black magic. सारी बुक्स को वो रिजेक्ट करता है, सारे नॉलेज को, सारे अलूम को, और वो किसको करता है? सेलेक्ट ब्लैक मैजिक इज अ गुड फॉर हिम। इन द लाइन अंडर रेफरेंस द फास्टस इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ, यानी जो लाइन मैंने ऊपर पढ़ी है उसमें वो अपने आप से, एक स्लो लकी है उसकी, स्लो लकी होती है व्हेन ही टॉकिंग टू हिमसेल्फ। हम कभी कभी देखें ना बहुत सारे मामलात में एक दूसरे से बोलते हैं। ही सेज दैट इफ ही स्टडीज द साइंस ऑफ द मैजिक एवरीथिंग लाइंग बिटवीन, अगर वो साइंस मैजिक को पढ़ता है, तो अगर वो नेक्रोमेंसी को हासिल करता है या मैजिक या वो ब्लैक मैजिक पढ़ता है, तो क्या मिलेगा? एवरीथिंग लाइंग बिटवीन द टू मोशनलेस पोल्स ऑफ अर्थ विल अंडर द कमांड। किंग एंड एम्परर्स कैन यूज अथॉरिटी ओनली इन देयर ओन किंगडम्स। They can never have the power to produce the storms and tear the clouds, create thunders and rain. But Faustus is the firm attained such limitless power. The thing shows that the Faustus is a true figure of Renaissance, and this lust for God-like power brought disasters in Faustus' life. मैंने बताया कि वो पावर हासिल करना चाहता है। जो रेनेसेंस आदमी है वो क्या करना चाहता है? पावर, लस्ट फॉर नॉलेज, लस्ट फॉर वेल्थ, ठीक है, लस्ट फॉर स्टेटस, लस्ट फॉर नेम। तो हमारा जो अभी हीरो है फास्टस जो है प्रोटैगनिस्ट, इसको क्या मसला है? ये करना चाहता है क्या? लस्ट फॉर नॉलेज जो है ये इसके अंदर एक तो आई हुई है, एक क्या आई हुई है कि वो सारी दुनिया को कंट्रोल कर ले। छोटी मोटी ख्वाहिश नहीं है उसके अंदर, वो कहता है जी सारी दुनिया ही मेरे पास आ जाए। कहता है दिस लस्ट फॉर गॉड लाइक पावर ब्रॉट द डिजास्टर ऑफ द डॉक्टर फास्टस। हाँ जी, यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का मतलब मैंने पूछा था, मैं बता देता हूँ, किसी को पता हो? क्लियर है सर। इम्प्लिसिट का मतलब किसी को? सर क्लियर को कहते हैं। अच्छा ठीक है। एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट? you can see dictionary if you wish. डिक्शनरी से चले देखिएगा, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। इम्प्लिसिट का मतलब होता है बात चीज़ें जो होती हैं ना वो एक दूसरे के साथ रिलेट करके समझनी पड़ती हैं, वाजे नहीं होती। एक्सप्लिसिट का मतलब क्लियर, वाजे, और जो अयाम मीनिंग आपको नज़र आ रहे हैं, वाजे नज़र आ रहे हैं, उसको कहते हैं एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट मीन कि उसके अंदर छुपे होते हैं, आपको वो खोल के निकालने पड़ते हैं, थोड़ा सा खोज करके, तो इम्प्लिसिट होता है। होप यू गॉट द पॉइंट।
ये कमेंट्स हैं. आइडियाज एक्सप्रेस इन वेरी सेंटिमेंटल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड वे दैट रिप्रेजेंट द कोर ऑफ द करेक्टर एंड ट्रेजेडी. Good can imagine evils, but evil can't imagine goods. The awful and unhappily, the good unluckily, that is what tragedy mean. अच्छा जी, पॉइंट टू बी रिमेंबर, हमारा जो पहला पॉइंट है, जो पहली असाइनमेंट है, ये मैंने आपको सेंड की हुई है. आपकी ड्यूटी में ये लगा रहा हूँ कि उसमें कोई मुश्किल वर्ड हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अभी समझा दूंगा उसकी जो मेन जो उसकी हैं उसमें कोटेशन. तो बाकी ये पॉइंट्स जो हैं देख लें. मेन पॉइंट्स कौन सी मैं असाइनमेंट की बात करने लगा हूँ? मार्लोव इज़ कंसीडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी. मैं अभी बात करने लगा हूँ कि क्रिस्टोफर मार्लोव कंट्रीब्यूशन. अभी मैं ये असाइनमेंट जो है, ये मैं इसके पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना लगा हूँ. आपने वो ज़रूर पढ़नी है, बल्कि उसकी प्रैक्टिस भी करनी है लिखने की. आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट नहीं हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ. मैं आपको पॉइंट बता दूंगा, आपके लिए इजी कर दूंगा, लेकिन आपको पढ़नी पड़ेगी, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी. ठीक है, आप खुद नहीं लिख सकते, मुझे पता है. या तो आप सीखें ग्रामर और फिर उसकी प्रैक्टिस करें, तब आप लिख सकते हैं. आपका कोई कसूर नहीं है, मुझे पता है. इंग्लिश मीडियम बच्चे जो हैं वो लिख सकते हैं, उर्दू मीडियम स्कूल के बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है खुद लिखने में. आपने नहीं प्रैक्टिस करनी, वरना फेल हो जाएंगे आप. आपने कोशिश करनी है, जो असाइनमेंट बनी हुई है उन असाइनमेंट से हेल्प लें. कोई पॉइंट्स जो हैं वो तो आप ज़रूर याद रखें जो असाइनमेंट है, उसके बाद जो पॉइंट्स मैं बताता हूँ ये भी उसके अंदर ऐड कर लिया करें. अच्छा जी, मार्लोव क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन इन इंग्लिश ड्रामा. इंग्लिश ड्रामा के अंदर हमने एक ग्रामर क्लास जो है वो शुरू की हुई है. जो बच्चे ग्रामर सीखना चाहते हैं अपने पेपर दे लें, उसके बाद ग्रामर की क्लास ज्वाइन कर लें, ताकि आपको क्रिएटिव राइटिंग भी सिखाएंगे उसमें ग्रामर के साथ. देखिए इधर. अच्छा जी, अभी हमने पॉइंट यहाँ लिखा है, मार्लोव इज़ कंसीडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी. कैसे जी इंग्लिश ट्रेजेडी का फाउंडर है? इंग्लिश ट्रेजेडी का, मैंने ये नहीं कहा ग्रीक ट्रेजेडी. ग्रीक ट्रेजेडी में उसने बताया था, अरिस्टोटल ने डेफिनेशन क्या होनी चाहिए. कोई बच्चा आप में से बताए कि प्रोटैगनिस्ट है वो क्या होना चाहिए? प्रोटैगनिस्ट, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है आज, मेरा माउस जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है, यानी हो मैं फिर भी. प्रोटैगनिस्ट रॉयल होना चाहिए, ठीक है. और रॉयल क्या? रॉयल होना चाहिए, और वो ऑर्डिनरी मैन नहीं होना चाहिए, ठीक है. उसके अंदर एक हामार्टिया होना चाहिए, फिर एनेग्नोरिसिस होना चाहिए, फिर उसके बाद पेरिपिटिया होना चाहिए, यानी वो एक स्टैंडर्ड बताया. लेकिन इसने क्या किया? इसने सबसे पहले जो उसका रॉयल का जो स्टैंडर्ड था उसको क्या कर दिया, एक ऑर्डिनरी आदमी से भी करवा दी ट्रेजेडी. अब ट्रेजेडी जो टैम्बरलेन में एक शेफर्ड जो है, गडरिया जो है, बकरियां चराने वाला जो है, वो क्या बना दिया उसने प्रोटैगनिस्ट बना दिया टैम्बरलेन. और अब ज़रा जाएं, आप बैराबैस को देखें. जो बैराबैस हमने पढ़ा, तो बैराबैस क्या है? कौन मुझे बताएगा? बैराबैस एक ट्रेडर है, एक जू है, और वो बिजनेसमैन है. ही इज़ नॉट रॉयल, वो भी रॉयल नहीं है. अब डॉक्टर फास्टर्स को ही ले रहे हैं, डॉक्टर फास्टर्स रॉयल है? नहीं, कोई रॉयल पर्सनैलिटी तो नहीं, किंग तो नहीं ना, एक स्कॉलर ही है ना, पढ़ा लिखा है हमारे जैसा. तो एक आम आदमी के से उसने ट्रेजेडी जो है वो करवाई है. हाँ, उसके अंदर एक हामार्टिया है कि इनऑर्डिनेट एम्बिशन था उसके अंदर. एम्बिशन जो है, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस इंसान थे. आप डॉक्टर फास्टर्स को ले लें, आप इवन, यानी ये उसका हामार्टिया है, ये मौजूद था. मार्लोव इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ द इंग्लिश ट्रेजेडी. तो इसने पहली दफ़ा एक आम बंदे की एक तो ट्रेजेडी, कॉमन मैन की ट्रेजेडी दिखाई, कॉमन मैन लिया, ठीक है. और उसके बाद ब्लैंक वर्स में लिखा. ये आप सारा उसका आपकी असाइनमेंट में लिखा है, आपने एक दफ़ा पढ़ना है बस. ब्लैंक वर्स में लिख के दिया, ब्लैंक. ये दोनों असाइनमेंट में लग जाएगा, सुन ले भाई. एक सरगोदा यूनिवर्सिटी की, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, पीयू यूनिवर्सिटी, दोनों में ये क्वेश्चन आ सकता है कि मार्लोव की कंट्रीब्यूशन क्या है इंग्लिश ड्रामा में. तो आपको दोनों यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन आ सकता है, आपने दोनों में इसमें अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है इसको. अच्छा जी, एक तो कॉमन मैन की ट्रेजेडी दिखा दी, एक उसने बैलेंस कर दिया, ब्लैंक वर्स में लिख दिया. एक उससे पहले क्या लिखे जाते थे? सिर्फ लिटर्जिकल प्ले लिखे जाते थे. लिटर्जिकल प्ले मीन रिलीजियस प्ले ही लिखे जाते थे. और उसकी आगे एग्ज़ाम थी, उसमें यानी डेडली सिन शामिल किए जाते थे. एक बंदा होता, उसके गिर्द घूमता. लेकिन
अच्छा, ये पॉइंट ज़रा लिखें, आप इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हैं, आपको असाइनमेंट मैंने सेंड की हुई है। मार्लो इज़ कंसीडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ द ग्रीक इंग्लिश ट्रेजेडी। कैसे जी, कैसे फाउंडर है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है, ही हैज़ टेकन प्रोटैगनिस्ट कॉमन मैन एज प्रोटैगनिस्ट। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट, इसने क्या किया, एक तो इसने आम बंदे को प्रोटैगनिस्ट ले लिया और उसको उसकी ट्रेजेडी शो करवा दी। और दूसरा पॉइंट है इसका, ही लिटर्जिकल प्ले उस वक्त मौजूद थे। लिटर्जिकल प्ले को क्या कहते हैं, रिलीजियस प्ले। लिटर्जिकल प्लेस मौजूद थे और उसमें क्या थे, मोरालिटी प्ले मैंने बताए, मोरालिटी थे, और उसके बाद थे मैरिकल थे, ठीक है, और उसके बाद क्या थे, मिस्टीरियस प्ले थे। ठीक, ये 3 तरह के प्ले मौजूद थे। और ये जो हमारा डॉक्टर फास्टस का प्ले है, ये क्या है, ये था, ये लिटर्जिकल में मोरालिटी प्ले था। ठीक है, इसमें एक जो है वो प्रोटैगनिस्ट होता है, उसके गिर्द सारी बात घूमती है, और इसने थोड़ा सा उसको चेंज करवा के दिखाया। इससे पहले जो करवाया जाता था कि एक प्रोटैगनिस्ट है, ग्रीक प्ले के अंदर क्या होता था, या मेडिवल प्ले के अंदर, कि एक प्रोटैगनिस्ट होता और वो किसके साथ लड़ता, वो फेट के साथ लड़ता, और अल्टीमेटली फेट जो है वो जीत जाती और वो बेचारा हार जाता, और उसके हाथों वो क्या करता, मार खाता हीरो फेट के हाथ। एक बच्चा जो है वो पैदा होगा, वो अपनी मदर से शादी करेगा, फादर को कत्ल कर देगा, लें जी वो उसके साथ ही लड़ रहा। अब यहाँ पे देखें ज़रा डॉक्टर फास्टस को इसने कैसे शो करवाया कि फास्टस जो है वो किससे लड़ रहा है, क्या वो बाहर किसी फेट से लड़ रहा है, कोई बच्चा मुझे बताए, क्या वो फेट से लड़ रहा है। ही इज़ फाइटिंग विद इनर कॉन्फ्लिक्ट। वो ज़्यादा किसके साथ लड़ता है, इनर कॉन्फ्लिक्ट। उसमें इसने क्या पहली दफ़ा क्या इनर कॉन्फ्लिक्ट दिखाई, कि वो एक तो इनर कॉन्फ्लिक्ट में पड़ा हुआ है, एक उसको आउटर कॉन्फ्लिक्ट भी है। अब आउटर कॉन्फ्लिक्ट भी उसमें है, मेफिस्टोफेली और वो सारे जो हैं वो भी आते हैं, वो भी उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं। कभी बुजुर्ग आ जाता है, कभी उसके फ्रेंड आ जाते हैं, दोस्त आ जाते हैं, यानी वो भी उसे सारे डिस्टर्ब कर रहे हैं। बट इनर कॉन्फ्लिक्ट जो है उसमें ज़्यादा डोमिनेट करती है। तो इसने क्या किया, पहली दफ़ा उनसे ये रिवर्स काम किया, उनसे वो हट के काम किया। जो वो ग्रीक प्ले थे, एक तो ग्रीक का उसने तोड़ दिया, ग्रीक प्ले को तोड़ दिया, ग्रीक का जो स्टैंडर्ड था वो तोड़ा। फिर उसने क्या किया, जो मेडिवल प्ले आ रहे थे, रिलीजियस प्ले आ रहे थे, उसमें भी चेंजिंग करके दिखाई। और इसने एक न्यू स्टाइल दिया। और किस तरह का स्टाइल दिया बताएं, ब्लैंक वर्स का। ब्लैंक वर्स का कंसेप्ट भी इसने दिया पोइट्री यानी प्ले के अंदर। कहते हैं कि देयर विल बी नो शेक्सपियर इफ़ देयर इज़ नो मार्लो। अगर मार्लो ना होता तो कोई शेक्सपियर ना बनता, शेक्सपियर भी ना ऐसे लिख सकता। इसने उसको भी कंसेप्ट दिया। ये मार्लो जो है थोड़ा सा बड़ा शेक्सपियर से। मार्लो इंट्रोड्यूस अ न्यू काइंड ऑफ द ट्रेजिक हीरो। अब यहाँ पे ट्रेजिक हीरो मैंने बता दिया कि वो एक आम आदमी है, टेम्बरलैंड में शेफर्ड है, यहाँ पे शेफर्ड है, यहाँ पे एक स्कॉलर है, और वहाँ पे एक ट्रेड मैन है। ज्यू जो है वो एक ट्रेड मैन है, ताजर है। मार्लोवियन हीरोज हैव टाइटेनिक स्टेचर, और बड़े वो टाइटेनिक स्टेचर होते हैं। उनकी पर्सनैलिटी जो है वो बड़े इनऑर्डिनेट एम्बिशन होता है। इनऑर्डिनेट का मतलब क्या है, इनऑर्डिनेट बड़े एक्सट्रीम किस्म के, बहुत ज़्यादा शदीद किस्म के जज्बाती लोग होते हैं। इनऑर्डिनेट एम्बिशंस उनके अंदर होते हैं, बड़े जज्बाती किस्म के उसके हीरो। अच्छा, ये भी हो गया पॉइंट। मार्लोवियन हीरो हैव स्ट्रॉन्ग पैशंस एंड पावरफुल एम्बिशंस। पावरफुल एम्बिशन है, स्ट्रॉन्ग। आप बैराबस की मिसाल आप दे सकते हैं, डॉक्टर फास्टस की मिसाल दे सकते हैं। यहाँ पे आप किसकी मिसाल दें, आप ज़रा बैराबस की मिसाल दें। वो देखें, उसकी सारी दौलत जो है वो छीन लेते हैं, तो वो फिर भी कहता है कि मैं ऐसे दौलत तो नहीं दूंगा। अपनी डॉटर को इस्तेमाल करता है, और फिर सबसे पहले वो किन को लड़वाता है,
वो सबसे पहले दो जो है वो एक फ्रायर एक क्रिश्चियन का बेटा होता है और एक उस कैलिमस जो होता है जो उस वक्त का जो फर्नेस जो होता है गवर्नर उसका बेटा होता है, पहले उसको मरवाता है, फिर वो दो फ्रायर को मरवाता है, फिर वो अपनी बेटी को मरवाता है, फिर वो इथामोर को मरवाता है जो कि जू होता है जो उससे वो ब्लैकमेल करता है, फिर वो बेलामीरा को मरवाता है, फिर वो उनकी साजिश करता है। तो बड़े एक एम्बिशियस किस्म के बड़े पैशन जज्बाती किस्म के लोग हैं उसके जितने भी हीरो हैं। उसके बाद जी मार्लोव इंट्रोड्यूस इनर कॉन्फ्लिक्ट, ये भी मैंने आपको समझा दिया। मार्लोव यूज अ न्यू काइंड ऑफ द ब्लैंक वर्स इन अ ड्रामा। पहले इससे पहले ड्रामा में ऐसे ब्लैंक वर्स कहाँ इस्तेमाल करते थे। ब्लैंक वर्स का मतलब क्या होता है, आप में से कोई बच्चा बताए, कल मैंने बड़ा डिटेल लेक्चर आपको रिकॉर्ड करके भेजा था, आपने सुन लिया होगा। व्हाट इज ब्लैंक वर्स? अगर नहीं सुना तो मैंने आपके ग्रुप के अंदर सेंड किया हुआ उसे सुने। व्हाट इज ब्लैंक वर्स? हु विल टेल मी? हाँ जी, कोई आप में से बताए कि ब्लैंक वर्स क्या होता है, जल्दी से बताएं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने आपको और भी पढ़ाना है। फ़ौरन मुझे बता दिया करें, मुझे थोड़ा सा फीडबैक दिया करें। व्हाट इज ब्लैंक वर्स? किसी को नहीं पता? ब्लैंक वर्स का मतलब होता है, सुन लीजिए, ब्लैंक वर्स का मतलब होता है कि अनराइम्ड जो पैटर्न होता है पोइट्री का, अनराइम्ड। वैसे तो राइमिंग होते हैं ना, जैसे ए, फिर ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर बी आ गया, ये राइमिंग स्कीम होती है ना, एक ख़ास राइमिंग पैटर्न को हम फॉलो करते हैं। जो सोनेट का कंसेप्ट जो है वो इटली से आया था। पेट्रार्क जो था वो अपनी लोरा, पेट्रार्क एक पोएट था। पेट्रार्क जो है इटालियन सोनेट जो है बड़ी मशहूर थी पहले। इटालियन जो है उन्होंने कंसेप्ट दिया किसका? पोएट्री का। पेट्रार्क एक पोएट था और उसकी महबूबा थी, उसका नाम था लोरा। लोरा नामी एक लड़की थी, उसने उसको छोड़ दिया तो उसकी मोहब्बत में वो क्या लिखता? शायरी करता। अब वहाँ से ये कंसेप्ट लिया वाइट और सरे ने। शायद आपने ये दो पोएट पढ़े हों, सरे और वाइट। ये जो वाइट था ये सरे का उस्ताद था। ये दोनों जो थे ये एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के उस्ताद शागिर्द थे। और वाइट जो था ये भी मोहब्बत करता था उस वक्त का जो किंग था उसकी वाइफ से, उसकी वो महबूबा थी, वो उससे कभी प्यार करती थी, फिर वो उसने किंग से शादी कर ली। तो ये क्या करता, उसके लिए मोहब्बत में ऐसे नज़में लिखता। सरे जो है वो इसको फॉलो करता, ये लिख देता और फिर उसके बाद लोगों को सुनाता जाके। अब यहाँ पे ये दोनों रॉयल थे। अब ये जो है इटली में इनका आना जाना था और इन्होंने इटली की बुक्स पढ़ी, पेट्रार्क की, ये इन्फ्लुएंस हुए और ये क्या यानी इटली से ये जो पोइट्री सोनेट का कंसेप्ट जो है यहाँ पे ले आए। अब यहाँ से शेक्सपियर ने ले लिया क्योंकि वो क्या इंग्लिश में आ गया ना, इंग्लिश में अब आ गई। अब ये कंसेप्ट है जो इन्होंने ले लिया। अब वाइट और सरे ने क्या किया, वाइट क्या करता था, इसको ट्रांसलेट, पेट्रार्क की नज़में जो है वो यानी इटालियन लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेता और ख़ुद भी वो कोशिश करता रहा। सरे जो है इसने क्या किया, इसने थोड़ा सा पैटर्न जो है वो चेंज करके थोड़ा सा लिखा। कैसे? वो क्या लिखता था कि 6 लाइन इसको कहते थे सिस्टेट ऊपर, और नीचे वो देता था 8 लाइन, यानी पहले वो 6 लाइन देता था, इसको कहते थे सिस्टेट। आपको समझ नहीं आ रही, मैं आपको दोबारा से इसको क्लियर करके समझाता हूँ। यानी वो ऊपर देते 6 लाइन, नीचे देते 8 लाइन। अब 8 और 6 जो हैं ये 14 होती है। ये 14 लाइन की जो सोनेट होती थी। ऊपर वो क्या अपने मसला उठाते, नीचे वो कोई सोल्यूशन बताते, कोई इस तरह का उनका पैटर्न था। अब क्या क्या सिस्टेट और ऑक्टेव में ये कंसिस्ट करती थी। अब ये वाइट और सरे इसमें लिखते रहे, इनको ट्रांसलेट करते रहे और फिर सरे ने थोड़ा सा उसको रीओरिएंटेशन दी कि उसमें क्या किया कि 4-4 लाइन के क्वार्टरन बनाए। क्वार्टरन होता है 4 लाइन का स्टैंजा। 4 लाइन पहले स्टैंजा कितने का था? स्टैंजा उनका 6 लाइन का और 8 लाइन का स्टैंजा। ठीक है। अब ये जो स्टैंजा था ये 4 लाइन का, इन्होंने क्या किया, जब ये इंग्लिश के शेक्सपियर के पास आया तो शेक्सपियर ने भी थोड़ी सी फिर इसके अंदर चेंजिंग की। शेक्सपियर ने क्या 4 लाइन का स्टैंजा बनाया, 4 लाइन का 4 लाइन का, ये कितनी लाइनें बन गई? 12। और नीचे इसने क्या किया, 2 लाइन का कॉपलेट साथ शामिल कर दिया। इसको कहते हैं हीरोइक कॉपलेट।
तो ये टोटल कितनी 12 और 2 कितनी बन गई 14। तो कॉपलेट का मतलब होता है 2 लाइन्स। अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज कॉपलेट, तो कॉपलेट होती है 2 लाइन का जो लाइन्स होती हैं पोएट्री की, उसको कहते हैं कॉपलेट। अगर ये दोनों राइम्ड हो ये लाइनें तो इसको कहते हैं हीरोइक कॉपलेट। बताएं यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम हो, ये है। और स्टेंजा क्या होता है, ये अनराइम्ड होता है, ये राइम्ड नहीं होता कि ए बी बी सी सी इसका ये, यानी जो एंड लाइन जो है वो एक दूसरे के साथ उनका उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम आए, या उसको प्रोनाउंस करें जैसे वो प्राइम डाइम और इस तरह सेम उनकी लास्ट में साउंड आए। तो ये कहता है ज़रूरी नहीं है। तो ब्लैंक वर्स जो है ये ऐसी पोइट्री होती है जिसमें मीटर तो फॉलो किया जाता है, मीटर जो है वो तो सेम होता है, लेकिन राइमिंग स्कीम जो है वो नहीं होती, वो फॉलो नहीं होती कि आप जैसी मर्जी राइमिंग स्कीम में लिख लें लेकिन मीटर उसका सेम रहे। मिसाल मीटर क्या आप कहते हैं जी, एम्बिक पेंटामीटर उसमें होता है, एम्बिक मीटर्स। एम्बिक क्या होता है, अनस्ट्रेस, अनस्ट्रेस और स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस। अब अनस्ट्रेस और स्ट्रेस का जब मलाप बन के कोई फीट बनता है उसको क्या कहते हैं, आई एम। ये कल भी मैंने बताया था। मिसाल के तौर पर अगर मैं कोई रिदम इसका कंट्रोल करना चाहता हूँ, पैदा करना चाहता हूँ एम्बी का, तो ऐसे बनेगा। थोड़ा सा पहले ऐसे दबाऊँ किसी चीज़ को, अगर मैं तबला बजा रहा हूँ या मैं ढोल बजा रहा हूँ तो पहले ऐसे, दूसरा ऐसे, डिडम 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 डी डम डी डम। डी जो है इस पर थोड़ा अनस्ट्रेस है, तो दूसरा जो है वो क्या स्ट्रेस होगा, डी डम डी डम डी डम डी डम। अगर ये मैं 5 दफ़ा ऐसे करता हूँ तो ये टोटल जो है सिलेबल कितने बनेंगे, डी, पहले कहता हूँ डी और दूसरा कहता हूँ डम। इसके ऊपर अनस्ट्रेस है, इसके ऊपर स्ट्रेस है। डी डम, इसके ऊपर अनस्ट्रेस है और इसके ऊपर स्ट्रेस है। तो इसी तरह के जब ये इस तरह के 10 बन जाएंगे, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ये टोटल 10 बन जाएंगे, तो ये बनेगा आईएम्बिक पेंटामीटर। होप यू गॉट द पॉइंट। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। मार्लो इज आल्सो सम लिमिटेशंस, मार्लो के अंदर कोई लिमिटेशन भी थी। इसका फ़र्क जो है वो फ्यू करैक्टर होते थे, ज़्यादा नहीं होते थे, और एक ही चीज़ के गिर्द घूमता होता। लेकिन शेक्सपियर जो है वो बड़ा वर्सटाइल किस्म का लिखता। ही इज़ अ पायनियर्स एंड द पाथ फाइंडर ऑफ द इंग्लिश ड्रामा, यानी ये एक पायनियर होता है जो स्टार्ट करने वाला, पहला वर्क करने वाला। हाँ जी, किसी बच्चे को यहाँ तक समझ ना आई हो तो वो मुझसे पूछ ले, मैं उसे फिर बताने के लिए तैयार। इसमें ज़रा पॉइंट और भी हैं। मैंने आपको कल भी यूनिवर्सिटी विट बताया था। यूनिवर्सिटी विट के वो लोग शामिल थे यूनिवर्सिटी के अंदर जो यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आए थे और ये बड़े इंटेलिजेंट थे, जिसमें जॉन लिली था और थॉमस किड था, जॉर्ज पील था, रॉबर्ट ग्रीन था, क्रिस्टोफर मार्लो था, थॉमस नेश था और थॉमस लॉज था। ये जो नाम है ये आप इसका स्नैपशॉट ले लें, इसको याद कर लें। यूनिवर्सिटी विट भी कहलाता है। इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी विट का भी मेंबर था, उनका भी साथी था। ये सारे यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे, बड़े इंटेलिजेंट लोग थे। उसमें क्रिस्टोफर मार्लो भी शामिल है। नो ब्लैंक वर्स, नो जेन्युइन ट्रेजेडी एंड वे वाज पेव्ड फॉर द शेक्सपियर। इससे पहले ना तो कोई ब्लैंक वर्स था, ना जेन्युइन ट्रेजेडी थी इंग्लिश की, और ना ही कोई इस तरह का लिखने वाला था। इसने रास्ता खोल दिया शेक्सपियर के लिए। न्यूनेस, रेनेसेंस, मैकियावेलियंस इन्फ्लुएंस एंड पैशंस मेड न्यू ट्रेजेडी। अब इससे पहले क्या था, मैकियावेलियन ट्रेजेडी का कंसेप्ट जो है, मैकियावेलियन कंसेप्ट जो पैशंस और इनऑर्डिनेट पैशंस और इतने जज्बाती किस्म के लोग, और वो टोटली इन्फ्लुएंस फ्रॉम मैकियावेलियन थाट्स। और मैकियावेलियन मैंने बताया जो मैकियावेली था इटली का, उससे इन्फ्लुएंस जो है ऐसा कोई राइटर नहीं था, ये फर्स्ट था। इन्फ्लुएंस फ्रॉम द रोमन फिलासफर सेनेका। सेनेका एक रोमन फिलासफर था, ये उससे भी बड़ा इन्फ्लुएंस था। और ये ब्रिज पैदा करता है बिटवीन मिडिवल और रेनेसेंस ट्रेजेडी में, यानी जो मिडिवल उसको ब्रेक करके एक नई ट्रेजेडी जो है वो बनाता है। उसके दरमियान एक उसको इवॉल्वमेंट दी, इसने उसको बढ़ा दिया। He belongs to the University Wit. University Wit is a phrase used to the name of the group of the 16th century English playwright and pamphleteers
हु वर एजुकेटेड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज, यानी जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़कर आए थे, और उनमें ये लोग शामिल थे जॉर्ज लिली, जॉन लिली, थॉमस किड, जॉर्ज पील, रॉबर्ट ग्रीन्स, क्रिस्टोफर मार्लोव, थॉमस नेश और थॉमस लॉज. New kind of the tragic hero, unlike other medieval and the tragic hero common people struggle of the brave soul. यानी उसके जो हीरो होते थे वो ऐसे लगता था कि कॉमन पीपल है, लेकिन वो स्ट्रगल बहुत करते हैं. बैराबैस को देख लें, डॉक्टर फेस्टस को देख लें, टैम्बरलेन को देख लें, जितने भी उसके हीरो हैं. ओल्ड हीरो फाइट अगेंस्ट फेट एंड नेचर. अब ओल्ड हीरो किसके अगेंस्ट लड़ते थे कि फेट जो है उनको वही घुमाए रखती. As flies to the water boy, we are to the god. They kill us for their support. हाँ जी, इंट्रोड्यूस इनर एंड आउटर कॉन्फ्लिक्ट. ये सारे पॉइंट मैंने आपको पहले बता दिए. अच्छा, दूसरा ज्यू ऑफ माल्टा है. इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं. ये हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के स्टूडेंट के लिए है. मार्लोव एक्सपाउंडेड द रेनेसेंस फिलॉसफी ऑफ द बैराबस, फॉलो मैकियावेलियन फिलॉसफी. मैंने बताया कि मैकियावेलियन फिलॉसफी जो मैकियावेली था उससे इन्फ्लुएंस था, और पहला जो कोरस है इस प्ले का वो भी वही इंट्रोड्यूस करता है कि बैराबस एक बंदा है जिसने मेरी हदायत और मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए, मेरे असूलों को फॉलो करते हुए बहुत सारी दौलत जो है इकट्ठी कर ली है. और जो रिलीजन है वो बस जस्ट एक चाइल्ड प्ले है, और ये भूखे लोगों की ये भूखे लोगों ने बनाया है. जो जितना भूखा होता है उसका उतना ही बड़ा गॉड होता है. यानी वो क्या कहता है कि एक चाइल्ड प्ले कहता है मज़हब को. रेनेसेंस डेफिनेशन, बैकग्राउंड, ये सारा कुछ है. रेनेसेंस का मैंने मतलब बताया कि रीबर्थ ऑफ नॉलेज, और ये एक फ्रेंच वर्ड है और उसका मतलब री एनालिसिस, री इंटरप्रिटेशन, रीऑरिजिनेट करना नॉलेज को, रीबर्थ देना, दोबारा से नॉलेज का एनालिसिस करना, इंटरप्रिटेशन देना, उसको रेनेसेंस कहते हैं. डेफिनेशन, बैकग्राउंड, ये सारा मैंने बताया हुआ है. ये 14वीं सेंचुरी में इटली में आया था, इटली से फ्रांस में आया, फ्रांस से मैंने बताया इंग्लैंड में आया, और पूरे यूरोप में फैल गया था. लिख ले इसको. रेनेसेंस सबसे पहले किस में आया? इटली में. इटली से ये फ्रांस में आया, फ्रांस से इंग्लैंड में आया, इंग्लैंड से पूरे यूरोप में फैल गया. और इसका मतलब मैंने बता दिया, रीबर्थ ऑफ नॉलेज, री इंटरप्रिटेशन ऑफ नॉलेज. और इसमें लोग किसके पीछे थे? लस्ट फॉर नॉलेज, लस्ट फॉर पावर, लस्ट फॉर वेल्थ, लस्ट फॉर नेम, स्टेटस, कॉन्शियस. थ्रू हिज प्ले जस्टिफाइज द मीन्स. ठीक है. द एज ऑफ द रेनेसेंस वाज मार्क्ड बाय द ओवरथ्रो रिलीजियस वैल्यूज एंड डेवलपमेंट इन द साइंस एंड एक्विजिशंस ऑफ द ट्रेमेंडस वेल्थ. वी फाइंड रेफरेंस दीज इन द प्ले. हम क्या इसमें देखते हैं कि रेनेसेंस एज के अंदर वो ह्यूमन वैल्यूज़ को देखते हैं कि इंसान जो है वो किस तरह से अपने एम्बिशन पूरे कर सकता है, ख्वाहिशें पूरे कर सकता है, विश पूरे कर सकता है, विश कैसे पूरे कर सकता है, एम्बिशन कैसे पूरे कर सकता है, अपना नेम कैसे बना सकता है, कॉन्शियस कितना हो सकता है, कितना लर्न कर सकता है, कैसे अपना नाम बना सकता है इस दुनिया के अंदर. उसमें वैल्यू तलाश की जाती है रेनेसेंस एज में. स्पिरिट ऑफ ह्यूमनिज्म गॉड इम्पोर्टेंस. रेनेसेंस एज के साथ एक स्पिरिट चल रही थी, उसे कहते थे ह्यूमनिज्म. ये भी इटली से आई थी. ये एक ऐसी स्पिरिट थी, इसके अंदर वो कहते थे कि मज़हब को छोड़ो और इंसानों को वैल्यू दो. ये सेंटर ऑफ इंटेंशन इस दुनिया का अशरफुल मखलूक़ात जो है वो इंसान है, तो इंसान शुड बी गिवन, ह्यूमन शुड बी गिवन वैल्यू. कंट्रीब्यूशन ऑफ द मार्लो एज अ ड्रामेटिस्ट, ये हमने देख लिया. I hope you are clear now and you got a clear idea about the Renaissance age, about Jew of Malta, and you have got Marlowe's contribution to the you can say English play. मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, कोशिश करते हैं कि उसको भी फिनिश करें. हाँ जी, यहाँ से छोड़ा था, देखिएगा ज़रा. लाइन टू लाइन टेक्स्ट, Oedipus Rex, line to line text. Dear student, friend, follower, you are listening to the voice of Sir Rana. Our contact number is 0305631964. Let's start. Jocasta, Prince of Thebes, it has occurred to me to visit the altar the god bearings. These branches as the suppliants and this incense. Our king is himself a noble soul, is overwrought
fantasies of dread, else he would consider the new prophecies in the light of the old. He will listen to my voice and speak disasters, and my advice one for nothing. My advice for nothing. अब क्या हुआ, कहती है कि प्रिंस ऑफ द थीव्स, थीव के शहजादों, इट हैज़ अकर्ड टू मी, ये मुझे अयां हो गया कि मैं खुद ही अब क्या मैं विज़िट करती हूँ आल्टर को, गॉड के आल्टर को मैं खुद ही विज़िट करती हूँ, क्योंकि ये जहाँ पे ब्रांचेस सुप्लिएंट और ये इंसेंस खुशबू आ रही है, हमारा जो किंग है वो तो खुद ही कहती है कि एक नोबलेस्ट सोल है और वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में चला गया है, ठीक है। ही वुड कंसीडर अ न्यू प्रोफेसी इन द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, वो नई प्रोफेसी को पुरानी प्रोफेसी के साथ कंपेयर करके देख रहा है। ही विल लिसन टू एनी वॉइस दैट स्पीक डिजास्टर्स, ही विल, वो वही आवाज़ें सुनता है जो तबाही लाती हैं, डिज़ास्टर लाती हैं। एंड माई एडवाइस फॉर नथिंग, और मेरी एडवाइस को भी वो नहीं सोच रहा या उस पर भी तवज्जो नहीं दे रहा। अब वो खुद आ गई है, जो कैस्टा कहती है मैं खुद ही देखती हूँ ये से क्या मसला है, मैं अल्टर की तरफ खुद जाती हूँ, मैं गॉड के पास खुद जाती हूँ। टू यू देन अपोलो, कहती मैं अपोलो आपसे कहती हूँ, लाइसियम ऑफ लॉर्ड, प्रॉफिट लॉर्ड, सिंस यू आर नियरेस्ट आई टर्न प्रेयर, तुम सबसे नज़दीक गॉड हो, यानी तुम ही सबसे नज़दीक हो, तो मैं तुम्हें पकारती हूँ कि ए लॉर्ड, ए गॉड, कौन सा गॉड, अपोलो के यू आर नियरेस्ट आई टर्न टू योर, मैं तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होती हूँ। ये जो हमारा लॉर्ड है, हमारा प्रिंस है, हमारा आका है, हमारा गॉड, हमारा किंग है, इसको निजात दिलाओ, उसकी टेंशन को, वो गॉड को पकार रही है। अब यहाँ पे वो बताएगी कि अगर एक कश्ती का जो चलाने वाला है, जो उसका मल्लाह है, अगर वही कंफ्यूज्ड हो तो वो दूसरे जो उस कश्ती में बैठे उनको कहाँ लेकर जाएगा, यानी किंग खुद ही परेशान है तो वो राया के साथ क्या करेगा। रिसीव दीज ऑफरिंग्स फॉर ग्रांट अस डिलीवरेंस फ्रॉम डिफाइलमेंट्स, डिफाइलमेंट का मतलब बुराई, डिलीवरेंस रिहाई, और ऑफरिंग्स कि वो कहती है रिसीव दीज ऑफरिंग, हमारी ये जो ऑफरिंग है, दवाएं जो हैं इनको कबूल करो, एंड ग्रांट अस डिलीवरेंस, और हमें रिहाई दो इस डिफाइलमेंट से, इस बुराई से, इस जो अजाब आया हुआ है। आवर हार्ट्स आर हैवी, हमारे दिल जो हैं वो भर चुके हैं, विद फियर, हमारे हार्ट्स जो हैं वो खौफ से भरे हुए हैं। व्हेन वी सी आवर लीडर डिस्ट्रैक्टेड एज हेल्पलेस सेलर्स आर टेरिफाइड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द हेल्प्समैन ऑफ देयर हेल्प्समैन, कहती है कि अब कहती है कि सेलर्स जो हैं एज ए हेल्पलेस सेलर, अगर हमारा जो कश्ती चलाने वाला है या हमारा लीडर जो है वही अगर टेरिफाइड हो, कंफ्यूज हो, तो वो जो दूसरे जो है कश्ती चलाने वाला है तो वो तो खुद ही कहती है, जब कश्ती चलाने वाला ही खौफजदा है तो जो कश्ती पर बैठे हैं उन्होंने तो खौफजदा होना ही है, यानी वो बता रही है जब किंग ही परेशान है तो उसकी राया ने तो परेशान होना है। एंटर मैसेंजर, एक मैसेंजर आता है। फ्रेंड्स, नो डाउट यू कैन डायरेक्ट मी, वेयर शैल आई फाइंड द हाउस एडिपस। अब यहाँ पे मैसेंजर आया है और वो कोरागा से पूछता है कि दोस्तों मुझे बताओगे कि एडिपस का घर कहाँ है, और बेटर स्टिल वेयर इज किंग हिमसेल्फ, और मुझे अच्छा तो ये है कि मुझे ये बताओ डायरेक्टली किंग कहाँ है। कोरागास, इट इज़ दिस वेरी प्लेस स्ट्रेंजर ही इज़ इनसाइड, इज दिस वेरी प्लेस स्ट्रेंजर ही इज़ इनसाइड, दिस इज़ हिज वाइफ एंड द मदर ऑफ हिज चिल्ड्रन। तुम बिल्कुल ठीक जगह पे है अजनबी, तुम ठीक जगह पर आए हो, और जहाँ तुम आए हो यही उसका पैलेस है एडिपस का। दिस इज वाइफ, ये उसकी बच्चों की माँ है और उसकी वाइफ भी है, जो कैस्ट्रा को वो कहता है। मैसेंजर, आई विश हर हैप्पीनेस इन द हैप्पी हाउस, मैं उसको कॉन्ग्रेट कहता हूँ, या उसे मैं कहता है कि अच्छी ख्वाहिशात की तमन्ना करता हूँ इसके लिए। इन हैप्पी हाउस, इस खुशी के घर में। ब्लेस्ड इन ऑल द फुलफिलमेंट ऑफ आर मैरिज, के उसको तमाम खुशियाँ जो हैं अब उसकी शादी की तमाम खुशियाँ मिले मैरिज में। जुकेस्टा, आई विश एज मच फॉर यू एंड योर कर्टसी, मैं तुम्हारी खुश अखलाकी और तुम्हें भी वैसे ही विश करती हूँ। डिजर्व्स लाइक गुड फॉर्चून्स, और अच्छी फॉर्चून, बट नॉट टेल मी व्हाई हैव यू कम, अब मुझे ये बताओ मैसेंजर तुम कैसे आए हो। व्हाट हैव यू से टू अस, तुमने हमें क्या कहना है। मैसेंजर, गुड न्यूज़ माई लेडी फॉर योर हाउस एंड योर हस्बैंड, तुम्हारे लिए और तुम्हारे हस्बैंड के लिए अच्छी न्यूज़ है।
जुगस्टा व्हाट न्यूज, हु यू सेंट हियर, कौन सी खबर है और किसने भेजा तुम्हें यहाँ पे। मैसेंजर आई एम फ्रॉम द कॉरिंथ, मैं कॉरिंथ से आया हूँ। द न्यूज आई ब्रिंग आउट टू मीन जॉय फॉर यू, मैं जो तुम्हारे लिए खबर लाया हूँ बड़ी खुशी देगी तुम्हें। दो इट मे बी यू विल फाइंड सम ग्रीफ इन इट, तुम हो सकता है कि इसके अंदर थोड़ी सी परेशानी भी देखो। व्हाट इज इट, कौन सी बात है। हाउ कैन यू टच अस बोथ वेज, ये हम दोनों से कैसे रिलेटेड है। मैसेंजर द पीपल्स ऑफ द कॉरिंथ दे से इंटेंट टू कॉल इडिपस टू देयर किंग, कहता है कि इडिपस को कॉरिंथ के लोगों ने अपना बादशाह बनाने का फैसला कर लिया है। जुगस्ता बट ओल्ड पॉलीबस इज नॉट रीनिंग स्टिल, क्या वहाँ पे रीनिंग का मतलब होता है हुकूमत करना, क्या पॉलीबस वहाँ पे हुकूमत नहीं कर रहा। मैसेंजर नो दैट होल्ड हिम टू हिज सपल्चर्स, उसको मौत जो है कब्र में ले गई। स्पल्चर का मतलब होता है कब्र, उसको मौत जो है कब्र में ले गई, यानी वो मर चुका है। जुगस्ता व्हाट आर यू सेइंग, तुम क्या कह रहे हो। पॉलीबस इज डेड, क्या पॉलीबस की मौत हो गई है, यानी वो उसका ससुर है ना, यानी वैसे जो बना हुआ है। मैसेंजर इफ आई एम टेलिंग द ट्रूथ मे आई डाई माई सेल्फ, अगर मैं झूठ बोलूं तो मैं खुद ही मर जाऊं। जुगस्ता मेड सर्वेंट गो इन एंड क्विकली एंड टेल योर मास्टर, जाओ और अपने मास्टर को बताओ। मास्टर कौन है, आका जो उसका इडिपस है। जाओ इडिपस को बताओ कि ये खबर आई है कॉरिंथ से। और रिडल ऑफ द गॉड विल वेयर यू आर नाउ, अब यहाँ इसके अंदर भी आयरनी है कि वो अब बड़ी ना, जैसे बंदा तकब्बर में कहता है विल ऑफ द गॉड, रिडल ऑफ द गॉड, खुदाओं की कहावतों, तुम अब कहाँ हो जो पहेलियां बनाते थे। देयर वॉज द मैन हुम इडिपस लॉन्ग अगो फियर्ड, यानी यही वो आदमी था जिसके लिए वो लॉन्ग अगो डरता रहा है कि कहीं उसे कत्ल ना कर दे, माँ से शादी ना कर ले। फियर्ड सो फ्लैड सो ड्रेड एंड डिस्ट्रॉयड हिम, और डेड ऑफ डिस्ट्रॉय हिम, और खौफ से तबाह बर्बाद कर, खौफ ने उसे तबाह बर्बाद कर दिया। बट इट वॉज एन अदर फेट बाई विच ही डाइड, और देख लें यानी उसने अपने फादर को कत्ल नहीं किया। आगे देखें एंटर इडिपस, इडिपस दाखिल हुआ। अब देखें यहाँ पे करैक्टर नहीं जानता, इसको हम कौन सी आयरनी कहती है, जल्दी से मुझे बताएं ये कौन सी आयरनी है। ये सिचुएशनल आयरनी है, जो मुझे बताएगा मैं समझूंगा कि आप मुझे सुन रहे हो। ड्रामेटिक आयरनी है, ये कौन सी आयरनी है जो ये बोल रही है, जल्दी से मुझे बताएं कौन सी आयरनी है। ये जो जुगस्टा ने इतनी लाइन बोली है ये कौन सी आयरनी है। बोलें, आप बोलें मरियम। नहीं पता, ये है ड्रामेटिक आयरनी। आप लोग मुझे लगता है सुनते नहीं हैं। इसको कहते हैं ड्रामेटिक आयरनी तब होती है जब करैक्टर नहीं जानता, ऑडियंस जानता है। अब हम जानते हैं सारे मामलों, लेकिन वो नहीं जानते। इसको कहते हैं डियरेस्ट जुगस्टा व्हाई हैव यू सेंट फॉर मी, जुगस्ता तुमने मुझे क्यों बुलाया। जुगस्ता लिसन टू व्हाट दिस मैन सेज एंड देन टेल मी व्हाट हैज बिकम ऑफ द सोलम्स प्रोफेसी, आप इस आदमी को सुनो और मुझे बताओ कि क्या तुम्हारी प्रोफेसी का क्या बना, जो इतनी, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि अब जो तुम्हारी प्रोफेसीज बताई जाती थी, गॉड बताते थे, वो जरा मुझे बताओ कि उसका क्या बना। इडिपस हु इज दिस मैन, व्हाट इज न्यू फॉर मी। जुगस्ता ही हैज कम फ्रॉम द कॉरिंथ एंड अनाउंस यू योर फादर्स डेथ, ये कॉरिंथ से आया है और उसने बताया कि तुम्हारे फादर की डेथ हो गई है। इडिपस इज अ ट्रू स्ट्रेंजर, टेल मी इन योर ओन वर्ड, एज स्ट्रेंजर क्या ये सच्ची बात है, तुम अपने लफ्जों में मुझे खुद बता। मैसेंजर आई कैन नॉट से इट मोर क्लियरली द किंग इज डेड, कहता आई कैन से इट, मैं कहता क्लियरली बता सकता हूँ कि किंग की डेथ हो गई है। एडिपस वाज इट अ ट्रिजन और बाय अटैक ऑफ इलनेस, क्या ये किसी ने मर्डर किया है या उसकी खुद डेथ हुई है। मैसेंजर आ लिटिल थिंग्स ब्रिंग ओल्ड मैन टू द रेस्ट, ये कहता छोटी सी बीमारी हुई और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई, यानी ओल्ड मैन था। इट वाज अ सिकनेस देन, कहता है ये बीमारी, इसका मतलब है कि ये फिर बीमारी की वजह से हुई है। मैसेंजर यस ऑफ मैनी ईयर्स, हाँ वो काफ़ी ओल्ड था और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है, यानी बुढ़ापे की वजह से। एडिपस
वाई शुड अ मैन रिस्पेक्ट द Pythians hearths, और उसके बाद गिव हीड्स टू द बर्ड्स एंड द जंगल्स अबव हिज हेड्स एंड अच्छा जी ये क्या वाई शुड अ मैन रिस्पेक्ट द Pythians hearths or give heed to the birds that jungle above his head, यानी इंसान जो है कभी कभार कहता है कि ऐसी चीज़ों को फाइंड करता है कि जो उसके बिल्कुल करीब होती हैं और वो उनको इधर उधर कहता फाइंड करता है. दे प्रोफिसाइज दैट आई शुड किल द पॉलीबस, यानी मुझे तो गॉड्स ने कहता है कि ये प्रोफिसाइज किया था कि मैं अपने फादर को किल करूँगा. किल माई ओन फादर बट ही इज़ डेड एंड बरीड, यानी मैं अपने फादर को कत्ल करूंगा बट लेकिन वो तो खुद ही कहता है उसकी तो डेथ हो गई है, नेचुरल वे से. एंड आई एम हेयर, और मैं यहाँ हूँ. आई नेवर टच हिम, नेवर, मैंने तो कभी, मैं तो खौफजदा इतना था मैंने तो उसे टच ही नहीं किया. अनलेस ही डाइड, जब तक उसकी मौत नहीं होगी. ऑफ ग्रीफ आर माई डिपार्चर, यानी वो मेरी परेशानी की वजह से इतना परेशान हुआ कि उसकी डेथ होगी. एंड दस इन अ सेंस थ्रू मी नो पॉलीबस हैज़ पैक्ड मी द ऑरेकल्स ऑफ विद हिम अंडरग्राउंड्स, दे आर एम्प्टी वर्ड्स, यानी वो सारी कहावतें जो है, रिडल जो हैं, वो अपने साथ ही कब्र में ले गया. अब ये सारी मेरे लिए कहता बेकार है. जुगस्ता हैड आई नॉट टोल्ड यू, क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था. यू हैड, हाँ तुमने मुझे बताया था. इट वॉज माई फेंट दैट बिट्रेड मी, ये मेरा कहता है कि वीक बिलीव था जो मुझे धोखा दे रहा था. फ्रॉम नो एंड नेवर थिंक ऑफ दोज थिंग अगेन, अब इसके बारे में कभी ना सोचना. Oedipus, and yet must I not fear my mother's bed, और yet must I not fear my mother's dead, और कहता है कि अब मैं कहता है कि मुझे अपने मदर के बेड के बारे में, यानी मेरे मदर के साथ ताल्लुकात हैं या मैं उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बना लूँगा, अब मुझे ये भी नहीं सोचना चाहिए. Why would anyone in this world be afraid, since the fate rules us and nothing can foreseen. और वाई वुड एनी वन इन दिस वर्ल्ड बी अफ्रेड, कहता है इंसान को, कहती है क्यों इंसान को क्यों खौफजदा होना चाहिए, दुनिया में क्यों खौफजदा होना चाहिए. सिंस फेट रूल अस एंड नथिंग कैन बी फोरसीन, और जो फेट है वो हमें क्या करती है, हुकूमत करती है हमारे ऊपर, और हम कुछ भी फोरसीन नहीं कर सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. यानी जो फेट है लिखी हुई वो तो साथ साथ चल रही है, तो हमें आने वाले वक्त में कौन बता सकता, कोई नहीं बता सकता. वो कहती अ मैन शुड लिव ओनली फॉर द प्रेजेंट डे, इंसान को सिर्फ प्रेजेंट डे को ही जीना चाहिए. मिसाल के तौर पर आज के बारे में परेशान नहीं होता, आज से 100 साल के बारे में परेशान होता रहूँ, तो कहती है कि बंदे को प्रेजेंट में जीना चाहिए. हैव नो मोर फियर्स ऑफ स्लीपिंग विद योर मदर्स, और अब खौफ भी ना करो कि तुम अपनी मदर के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाओगे. हाउ मैनी मेन्स इन द ड्रीम्स हैव लेन्स विद द मदर्स, यानी हाउ मैनी मेन्स इन ड्रीम्स हैव लेन्स विद देयर मदर्स, कितने लोग जो हैं वो कहती है ख्वाब में या कोई ऐसा सोच भी सकता है कि वो मदर के साथ उसका रिलेशन हो. नो रीजनेबल मैन इज ट्रबल्ड बाई सच थिंग, कोई भी अक्लमंद आदमी कहती है ऐसा नहीं सोच भी नहीं सकता. दैट्स इडिपस, दैट इज ट्रू ओनली, एंड इफ ओनली मैन माई मदर वर नॉट स्टिल अलाइव बट शी इज अलाइव आई कैन हेल्प माई ड्रेड, और कहता है कि अगर मेरी माँ भी जिंदा ना होती तो मेरा ये भी खौफ जो है दूर हो जाता. अब इसके अंदर इडिपस कम्प्लेक्स है. इडिपस कम्प्लेक्स जो है वो देखें उसकी जान नहीं छोड़. जो कहता येट दिस न्यूज ऑफ माई फादर दिस इज वंडरफुल, मेरे फादर की न्यूज आप देखें, वो अपने फादर के मरने के ऊपर खुश हो रहा है. इसको कहते हैं इडिपस कम्प्लेक्स. ये सेगमेंट फ्राइड ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था. वंडरफुल्स बट आई फियर द लिविंग वोमेन्स, आगे मैसेंजर कहता है टेल मी हु इज दिस वोमेन दैट यू फियर, आप मुझे बताओ वो कौन सी मदर है जिसके बारे में तुम परेशान हो रहे हो. अब मैसेंजर बताएगा वो तो तुम्हारी माँ है ही नहीं, तुम क्यों परेशान हो रहे हो. इडिपस दिस इज अ मिरोब मैन द वाइफ ऑफ द किंग पॉलीबस, ये मिरोब जो मेरी मदर है और किंग पॉलीबस की मदर है. मैसेंजर मिरोब वाई शुड यू बी अफ्रेड ऑफ हर, तुम उसके बारे में परेशान क्यों. एन ऑरेकल्स ऑफ द गॉड अ ड्रेडफुल सेइंग, मुझे ऑरेकल ने ये बताया और ड्रेडफुल एक प्रोफेसी बताई है. कैन यू टेल मी अबाउट इट, आर यू स्वर्न टू साइलेंस, क्या तुम मुझे कहता है इसके बारे में कुछ बताओगे जो प्रोफेसी उसने बताई है, या तुमने कसम खाई है कि तुम साइलेंस रहोगे. आई कैन टेल यू ऑल एंड आई विल, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा. अपोलो सेड थ्रू हिज प्रॉफिट दैट आई वाज द मैन
who would marry his mother's and shed his father's blood with his own hand, and so for these all years I have kept clear of the Corinth and no harms as has come, though it would have been severe to me to see my parents again. कहता है कि मुझे ये प्रोफेसी दी गई थी और मैंने कहता है कि कभी कोरिन्थ का मुंह नहीं किया, उसकी तरफ देखा नहीं, और ताकि मेरी तरफ से कोई हार्म ना हो किसी को, अगरचे के कहता है मेरा दिल जो है अपने पेरेंट्स को मिलने को करता रहा है। आगे मैसेंजर कहता है एंड दिस फियर दैट ड्रॉव्स यू आउट ऑफ द कोरिन्थ, कहता है यही फियर तुम्हें वहाँ से दूर लाया था। अब मैसेंजर जो है चूंकि वो उसके इलाके का ही है ना, वो कहता है कि तुम भाई इतने साल कहाँ रहे हो, मुझे खुल के बताओ, और क्या इसी खौफ से तुम बाहर आए थे? अब मैसेंजर को पता है ये उसका बेटा नहीं है। वुड यू हैव मी किल माई फादर, इडिपस वुड यू हैव मी किल माई फादर, कहता है कि क्या तुमने मुझे देखा कि मैंने अपने फादर को कत्ल किया? मैसेंजर फॉर दैट यू मस्ट बी रीअश्योर्ड बाय द न्यूज आई गिव यू। अब कहता है मैं तुम्हें एक बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ देने लगा हूँ और इसके ऊपर गौर करो। क्या? इफ़ यू कुड रीअश्योर मी आई वुड रिवार्ड यू, अगर तुम मुझे रीअश्योर करोगे तो मैं तुम्हें रिवार्ड दूंगा। क्या रीअश्योर? कहता है मैसेंजर कहता है आई हैड दैट इन माइंड आई विल कन्फेस आई थॉट आई कुड काउंट ऑन यू व्हेन यू रिटर्न टू कोरिन्थ। मैं सोच रहा था कि तुम जब आओगे कोरिन्थ तो तब भी मैं तुमसे रिवार्ड लूंगा और तुम्हें ये न्यूज़ बताऊंगा। इडिपस नो आई विल नेवर गो नियर माई पेरेंट अगेन। अब यहाँ पे इसके अंदर फिर इडिपस कम्प्लेक्स है। वो कहता है कि मैं कभी भी अपने पेरेंट्स के पास नहीं जाऊंगा भाई, मैं कहीं उनसे कोई रिलेशन ना बना लूँ। आगे एज सन यू स्टिल डू नॉट नो वट यू आर डूइंग, तुम नहीं जानते जो तुम कर रहे हो। डिडिपस व्हाट डू यू मीन्स इन द नेम ऑफ द गॉड टेल मी, खुदा के लिए मुझे बताओ। इफ दीज आर योर रीजन फॉर नॉट गोइंग होम, अगर यही तुम्हारी वजह है वहाँ पे ना जाने की। आई टेल यू आई फियर द ऑरेकल्स मे कम ट्रू, मैं ये डरता हूँ कहीं प्रोफेसी सच ना हो जाए। एंड गिल्ट मे कम अपॉन थ्रू योर पेरेंट्स, और कहता है कि एंड गिल्ट मे कम अपॉन थ्रू योर पेरेंट्स, और गिल्ट जो है यानी जो बुराई है वो तो पेरेंट्स के थ्रू ही आएगी ना। इडिपस कहता है दैट इज द ड्रेड दैट ऑलवेज इन माई हार्ट, और यही इन माई हार्ट, और मेरे दिल में यही खौफ रहता है। मैसेंजर कैन यू नॉट सी दैट ऑल यू फियर्स आर ग्राउंडलेस, क्या तुम ये नहीं सोचते कि ये सारे बेसलेस चीज़ें हैं जिनके ऊपर, इनकी तो कोई बेस ही नहीं है जिनके ऊपर तुम सोच रहे हो। एडिपस हाउ कैन यू से दैट दे आर माई पेरेंट्स, श्योरली वो मेरे ही माँ बाप हैं, वो तुम कैसा कह सकते हो? मैसेंजर पॉलीबस वॉज नॉट योर फादर, पॉलीबस योर तुम्हारा बाप नहीं था। नॉट माई फादर। मैसेंजर नो मोर योर फादर्स मैन स्पीकिंग टू यू, वो तुम्हारा बाप नहीं था जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। एडी पॉलीबस आपका बाप नहीं था। बट यू आर नथिंग टू मी, बट यू आर नथिंग टू मी नीदर वाज ही, यानी वो आगे कहता है कि तुम तो मेरे लिए कुछ भी नहीं हो, कहता है यानी तुम तो मेरे बाप नहीं हो। फिर कहता है मैसेंजर कहता है नीदर वाज ही, वो भी तुम्हारा बाप नहीं था अगर मैं नहीं हूँ तो। देन एडिपस कहता है देन व्हाई डिड ही कॉल मी सन, कहता है तो फिर कहता है कि वो मुझे उसने बेटा को बना के रखा। मैसेंजर आई विल टेल यू मैं तुम्हें बताता हूँ। लॉन्ग अगो ही हैड यू फ्रॉम माई हैंड एज अ गिफ्ट, बहुत अरसा पहले मैंने पॉलीबस को तुम्हें एज अ गिफ्ट दिया था। कौन बता रहा है? मैसेंजर बता रहा है कि मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया था। मैसेंजर ही हैड नो चिल्ड्रंस एंड हिज हार्ट टर्न टू यू, उसका कोई बेटा नहीं था तो दिल तुम्हारी तरफ बहुत ज्यादा उसका मायल था। What of you and did you buy me or did you find me in the chance, क्या तुमने मुझे खरीदा या तुम्हें कहीं से मैं मिला था, बताओ, या बाई चांस तुम्हें मिला था? मैसेंजर आई came upon you in a crooked pass of the कैथरियंस, जब मैं कैथरियन से गुजर रहा था तो कहता है कि तुम मुझे वहाँ मिले। एंड what were you doing there, तुम वहाँ क्या कर रहे थे? टेंडिंग ऑफ द फ्लॉक, मैं बकरियाँ चरा रहा था, या टेक केयर ऑफ माई फ्लॉक्स, भेड़ों का ख्याल रख रहा था। आप वंडरिंग शेफर्ड, मैं एक वंडरिंग शेफर्ड था, यानी वहाँ पे फिरने वाला शेफर्ड होते ना, कभी उधर फिरते हैं कभी उधर फिरते बकरियाँ लेके। बट योर सेवियर सन्स दैट डे, मैं तुम्हारा उस दिन सेवियर बनकर आया। फ्रॉम व्हाट डिड यू सेव मी, तुमने मुझे कैसे बताया? योर एंकल्स कुड टेल यू दैट, तुम्हारे बंधे हुए अंगूठे जो है एंकल्स बताएंगे। एज स्ट्रेंजर व्हाई डू यू स्पीक ऑफ दैट चाइल्डहुड पेन, ओ स्ट्रेंजर, ए अजनबी, तुमने क्या याद करा दिया? आई आउट ऑफ द बैंड्स दैट टाइड योर एंकल्स टुगेदर,